बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो आ गई है 2024, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और उसका पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। वीडियो की लेंथ देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा आपको, बड़ी तगड़ी किस्म की डेरिवेशन है ये मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। और मुश्किल डेरिवेशन है। प्रेशर ऑफ गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये नन्ना सा फार्मूला है लेकिन इसकी डेरिवेशन देख के पसीना आ जाता है। और अगर अभी तक आपने इसको डील नहीं किया, बिल्कुल नई बुक है ना, तो आपको पता भी नहीं है, आप इसको बड़ा हल्का ले रहे होंगे। ठीक है, हल्का ले लें भाई, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन अब जब मैं शुरू होऊंगा ना धीरे धीरे आगे, तो फिर आपको पता चलेगा। तो मतलब डराना नहीं है, मतलब ये है कि आप थोड़ा सा इधर उधर काम छोड़ के तवज्जो से लेक्चर को अटेंड करें और जैसे जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैसे आप करें। स्टेप्स मैंने बना रखे हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। आप गुम हो जाएंगे इस डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। जब आपके 7-8 पेज भर जाएंगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा आखिर में ये डिराइव हुआ है फार्मूला। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ मैं इसके स्टेप्स बाकायदा लिखूँगा और 1 बाय 1 जो है, स्टेप बाय स्टेप हम जो है इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है भाई। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो यहीं हर वीडियो में अभी मैं कर देता हूँ कि ऊपर ही आपको लिंक नज़र आ जाएगा, तो यहीं पर देख लें। यहाँ पर आपको पिछली वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा अगर आप नए आने वाले हैं तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रेशर ऑफ गैस के फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ। लेकिन आपकी बुक जो है ये न्यू बुक फिज़िक्स सेकेंड ईयर 2024, इसका स्टार्ट जो हुआ है वो इससे हुआ है। प्रेशर ऑफ गैस से पहले ज़रा इसके भी KMT ऑफ गैसेस, इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू इन्होंने दिया है, तो ज़रा इसके भी 2 मिनट इसको भी दे दें, फिर डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसके स्टेप्स की तरफ चलेंगे। 9 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है डेरिवेशन को। बहरहाल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ऑफ गैसेस, इसके हवाले से सबसे पहली ये तो बात कि इसकी ज़रूरत क्यों है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये जो है वो मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात करती है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात करती है। अगर किसी गैस का बिहेवियर हमें स्टडी करना है तो पिछली वीडियो में जो हमने गैस लॉस किए हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और उनको ज्वाइन करके हमने एक जनरल गैस इक्वेशन भी बना ली है। तो वो जनरल गैस इक्वेशन हमारा मसला हल कर रही है ना। आपका ये मसला है ना, आप प्रेशर जानना चाहते हैं, वॉल्यूम जानना चाहते हैं, ठीक है, आप टेम्परेचर जानना चाहते हैं, और आप जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और कौन सा चौथा वेरिएबल था? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एक और चीज़ थी ना यार, हाँ, नंबर ऑफ़ मोल गैस के हवाले से ये जानना चाहते हैं ना। तो ये मसला हल कर रहे हैं आपका। तो KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स के लेवल पे जाके स्टडी करने की कौन सी तुक है भाई? आसान सी बात है। आप देखें, ये मैक्रोस्कोपिक मामलात हैं। किसी गैस का प्रेशर आप उसको फील कर सकते हैं, ये एक बड़ा इशू है। वॉल्यूम आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, टेम्परेचर आप महसूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल इसको भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ के पार्टिकल्स की तरफ आप जाएंगे तो हो तो सब कुछ यहीं पे रहा है ना। अगर किसी चीज़ का आप प्रेशर की बात करेंगे कि भाई ये चीज़ इतना प्रेशर लगा रही है, तो वो चीज़ किससे बनी है? मॉलिक्यूल्स से, पार्टिकल्स से। अगर आप किसी चीज़ के वॉल्यूम की बात करेंगे कि इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो क्यों है भाई? उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से। आप ये कहेंगे कि इस चीज़ का टेम्परेचर अभी ये था, अभी ये हो गया, तो क्यों हो गया है भाई? इसमें एग्जैक्टली उस चीज़ के पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स की अगर आप बात करेंगे कि ज़्यादा हो गए या कम हो गए, तो इसके पीछे भी उस चीज़ के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की ही वजह बनेगी। क्यों वजह बनेगी? क्योंकि भाई वो चीज़ बनी पार्टिकल्स से है ना, मॉलिक्यूल्स से बनी है। अगर आप इस मार्कर की अच्छी कारकर्दगी की बात करेंगे कि ये मार्कर जो है बड़ा अच्छा लिखता है बोर्ड पे, और इसका ये जो केस है ये वाइट कलर का बना हुआ है, और ये इसका कैप है ये ब्लैक कलर का है, तो भाई ये बना किससे है? पार्टिकल्स से। इसकी ये मौजूदा खुसूसियात, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं,
बड़ी बड़ी खुसूसियात जो हैं, जो आपको अपनी आँख से नज़र आ रही हैं, जो आपके 5 हवा से खमसा में किसी एक के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, आपके 5 सेंसेस में से किसी एक पर असरअंदाज हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है इसके पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स जैसे हैं उस वजह से ये चीज़ ऐसी है। तो अगर आप जो है वो गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करेंगे तो उसके बैकग्राउंड पे क्या है? पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनको पहले स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ईंटों का इंतखाब आपको कौन सा करना है। अगर अच्छी ब्रिक्स आपने नहीं ली तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी ब्रिक्स नहीं लेंगे तो फिर अच्छी वॉल्स, दीवारें नहीं बना सकते। अच्छी दीवारें नहीं बनाएंगे तो अच्छे रूम नहीं बनेंगे। अच्छे रूम नहीं बनेंगे तो अच्छी बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो एक बड़ी बिल्डिंग अच्छी बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप किस पे जाएंगे? उसके यूनिट की तरफ ना, कि पूरी की पूरी बिल्डिंग इतनी बड़ी जो है उसका यूनिट क्या है? ब्रिक, ईंट जो है। तो ईंट के बारे में आपका जानना ज़रूरी है, ब्रिक के बारे में आपका जानना ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो KMT गैसेस की भी है, KMT लिक्विड्स की भी है, KMT सॉलिड्स की भी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये पार्टिकल के लेवल पर ही बात करती है। थोड़े से पॉइंट हैं, ठीक है, इसको लिख लें, फिर उसकी डेरिवेशन की तरफ हम जो है वो चलते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो ये KMT जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर ये प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन जो है असल में बनाई गई है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये कि सारी गैसेस जो हैं वो पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं, और ये पार्टिकल्स जो हैं वो एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर इसको हम मॉलिक्यूल्स का नाम दें तो ज़्यादा बेहतर है। बोलते हैं भाई ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, ये किससे मिलके बने हैं? ये मॉलिक्यूल जो है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हैं। दूसरी बात इसके हवाले से क्या होती है कि यहाँ पर हमारे पास अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस देखें, जिसको हम STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कहलाती हैं। ये बात आपको पता होगा। नॉर्मली आप देखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारे पास जो है वो प्रेशर कितना होता है, नंबर ऑफ़ मोल जो है 1 होता है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद अगर आप लेते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कितना होगा 273 केल्विन, प्रेशर कितना होगा यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो अगर आप 1 मोल लेते हैं किसी गैस का, जबकि और टेम्परेचर ये हो और प्रेशर ये हो, तो उसका वॉल्यूम जो है वो इतना होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद जो होगी उसके अंदर ये होगी 6.02 × 10⁻23। समझ आ गई बात? ये STP कहलाता है। सिर्फ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यही नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की और भी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, ये सारी गैसेस की बात हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसके अलावा और स्टैंडर्ड हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस की जब बात आए तो आप पूछ लीजिए सर कि स्टैंडर्ड कंडीशंस आप STP वाली ले रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा और उस गैस का टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होगा और उसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 होगी। तो क्या आप स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब यही ले रहे हैं, या आप स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आप कुछ और ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वहाँ यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हैं वो ये नहीं की बात की गई आपकी KMT के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की गई है वो एयर की गई है, एयर के मॉलिक्यूल्स की। अब आपको पता है ना कि एयर जो है वो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की गई है आपकी बुक के अंदर, उन्होंने एयर को लिया है स्टैंडर्ड कंडीशंस, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स की बात की गई है
और एयर मॉलिक्यूल्स की जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास आती हैं ना एयर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो भी हैं एयर मॉलिक्यूल्स की, एसटीपी वाली भी हैं जो अभी मैंने लिखी है, ठीक है ना, और ये भी हैं जो कि अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स 44, जिस तरह वॉल्यूम जो है यहाँ पर, अच्छा स्टैंडर्ड कंडीशन में सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करूँगा, वॉल्यूम जो है 1 क्यूबिक मीटर होगा यहाँ पर, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो होंगे 3 × 10⁻25, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक मीटर, इन 1 क्यूबिक मीटर। समझ आ गई बात आपको? तो ये उसने बता दिया कि वॉल्यूम यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन से मतलब आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, तो ये जब आए तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर वो बोल रहा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 3 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स होगी। अच्छा ये क्यूबिक डेसीमीटर है, ओ सॉरी क्यूबिक मीटर है ये, तो ये क्यूबिक मीटर है, अभी आपने देखा था क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर आपने ये देखा था। तो केयरफुली इस चीज़ को देख लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन के एसटीपी आपको बताया तो आप पागल हो गए फ़ौरन ही, चलो भाई 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, नहीं, थोड़ा एहतियात से ज़रा देख लें कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कहीं आपको वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर तो नहीं दे रहा। अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो ये होगी 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, ये नहीं होगी 6.02 × 10⁻23, ये नहीं होगी, इसके मुताबिक ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह अब सेकंड ईयर के बाद आप लोग एंट्री टेस्ट भी देंगे ना, ठीक है, इंडिया से भी बच्चे होंगे, वो वहाँ से भी जी है, मेंस है, एडवांस है, ये टेस्ट वहाँ पर भी होते हैं, तो बड़ा केयरफुली इसको जो है वो देखना पड़ता है। आप एमडी केट देते हैं, ई केट देते हैं, आगे देंगे इंशाल्लाह, तो ये इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो एक तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाली बात भी KMT बोलती है, ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा KMT और क्या कहती है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करती है KMT, कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है गैस का, ठीक है, उसका साइज़ क्या होगा, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल वो होगा 3 × 10⁻, ये भी नोट कर लें, 3 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है भाई। यहाँ पर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं गैस के, मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन, और ये जो टकरा रहे हैं, कोलाइजन जो हो रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स का, आपस में टकरा रहे हैं या कंटेनर की दीवार से टकरा रहे हैं, तो ये कोलाइजन जो है, ये टकराव जो है ये इलास्टिक है, यानी कि एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलास्टिक कोलाइजन है ये, ठीक है। अच्छा इसके अलावा फोर्स भी एक्सर्ट कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स फोर्स भी एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन कब, ये सिर्फ जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब या तो ये एक दूसरे से टकराएंगे या फिर कंटेनर की दीवार के साथ ये टकराएंगे, ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो ये KMT के हवाले से छोटी छोटी बातें थी, ये भी आपने नोट कर ली। अब चलते हैं अपने असली मसले की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसकी अगर डेरिवेशन की तरफ जाऊँ, प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करने के इक्वेशन की तरफ, फार्मूले की तरफ, तो पहले आप स्टेप्स जो है इसके लिख लें, नहीं तो यकीन करें आप भटक जाएंगे, आपका दिमाग जो है ना वो थक जाएगा बुरे तरीके से कि यार पता नहीं क्या मुसीबत गले आ गई, ठीक है भाई। 9 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया, 9 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला स्टेप जो है वो आपसे कहता है कि चेंज इन मोमेंटम, ये आप फाइंड आउट करना है आपने, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा P कहते हैं, ठीक है भाई, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ये स्टेप नंबर 1 है, नोट कर लें। ये स्टेप्स जो है आप साइड में पहले लिख लें, सारे के सारे स्टेप्स। तो ये आपका पहला स्टेप है जो कि हम करने जाएंगे, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा दूसरा स्टेप जो है वो टाइम का है, टाइम डेल्टा T, ये फाइंड आउट करेंगे आप।
तीसरा स्टेप जो है वो फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल इसका है, फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसको यहाँ पर F1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, F1। चौथा स्टेप जो है वो है फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, इसको सिर्फ F से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा स्टेप ये है। पांचवा स्टेप जो है इसके अंदर, अब आप प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है भाई। फिर सिक्स स्टेप जो है वो आएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं NV से, NV। छठा स्टेप आपका ये होगा। सातवां स्टेप में आप डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी जिसका सिंबल जो है ना वो ये है, जो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे P बना देते हैं। ये इसको बनाने का तरीका भी बता दूं, पहले सर्किल बना दें और क्रॉस में एक लाइन लगा दें, ये रू कहलाता है, RHO, ये सिंबल। डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। नंबर 8 स्टेप के ऊपर जो है आप एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी आप फाइंड आउट करेंगे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है V स्क्वायर बार x से, V स्क्वायर, फिर ये बार ऊपर आ जाएगी और ये x लग जाएगा। साइज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन x एक्सिस, इसको यूं कर लें, ठीक है। फिर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ही दोबारा आएगा, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ही फिर दोबारा आएगा, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन ऑल x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसको आप फाइंड आउट करेंगे। इसको हम जो है वो बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, v बार स्क्वायर, v बार स्क्वायर, इससे। और फिर ये 9 स्टेप जब आप कर लेंगे तो फाइनली आप जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, ये प्रेशर की इक्वेशन, कि प्रेशर जो है वो बराबर है 1/3 एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये 2.5 इंच की इक्वेशन है, जिसको ड्राइव करने के लिए आपको 9 स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो स्टेप नंबर 1 पहले ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1, इसकी हेडिंग डालने क्या है, चेंज इन मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा P से, ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसने सिचुएशन बताई है, उसने हाइपोथेटिकल जो क्राइटेरिया बनाया है, उसने बोला है कि ये जो है वो एक बॉक्स है जिसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। यार बॉक्स सही तरह बन जाओ, हाँ सही है, चलो कुछ ना कुछ तो गुजारा हो ही गया। बहरहाल ये एक बॉक्स इसने बताया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है इसको हम क्यूब का नाम देंगे, ये क्यूब है। आपको पता है क्यूब जो है इसके 6 फेसेस होते हैं। मेरी तरफ देखिए, खैर देख तो मेरी तरफ ही रहें। तो ये जो क्यूब है, ये जो बॉक्स है, इसके 6 फेसेस होते हैं। फेस किसको कहते हैं, फेस और साइड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहरहाल आप इसको साइड कह लें या फेस कह लें। तो 6 फेसेस होते हैं। आपको पता है बॉक्स जो है या क्यूब जो है, एक आपकी तरफ इसका फेस होगा, एक मेरी तरफ होगा, एक लेफ़्ट होगा, एक राइट होगा, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक छत ऊपर की तरफ फेस आ गया और एक बेस हो गई नीचे की तरफ। मतलब ये इस तरह से होगा, ये टॉप छत आ गई, एक फेस हो गया, दूसरा फेस हो गया, लेफ़्ट राइट, तीसरा चौथा फेस हो गया, छत आ गई, बॉटम राइट
लेफ़्ट, ठीक है, और फ्रंट बैक। तो यहीं से फिर ये फ्रंट और बैक वाली पोजीशन जो है वो बन जाती है। बहरहाल ये बॉक्स बन गया। इसमें जो है एक साइड जो है, एक फेस जो है इसका, एक फेस जो है इसको इसने नाम दिया है, बोला कि बाबा ये है ए, ये इसका दूसरा कोना है बी, ये तीसरा कोना है सी और ये चौथा कोना है डी। इसको ले लें आप। अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो मुस्तकिल हरकत में हैं, जो मुस्तकिल हरकत में है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक साइड है, अब 6 साइड्स हैं, 6 फेसेस हैं, ये बात याद रखिए। मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इस फेस को, इस साइड को पूरा मुकम्मल करना है तो मैं ए से चलूँगा, तो इस फेस का नाम दूंगा मैं ए बी सी डी ए। अब दोबारा ए क्यों आया, यहाँ देखिए, ए बी सी डी, और डी से दोबारा फिर आपको ए पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये 6 फेसेस में से एक फेस मुकम्मल हो जाएगा, एक साइड मुकम्मल हो जाएगी। इसको आपने याद रखना ज़रूरी है। तो ये जो है इसको अपने पास नोट कर लीजिए, ये बॉक्स और ये बॉक्स। अभी चेंज इन मोमेंटम की तरफ नहीं आया हूँ, अभी ये मैं आपको ये सारा सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। इस वाले बॉक्स को मिटा दें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये साइड में नोट कर लें। अभी चेंज इन मोमेंटम जो है उसकी तरफ नहीं आया हूँ, इसको ज़रा आप साइड में अपने पास पेज पे एक साइड पे ये बॉक्स बना लें और ये इसकी 6 फेसेस में से एक फेस बना लें। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मुस्तकिल हरकत में हैं। अगर ये मुस्तकिल हरकत में, अब यहाँ पर एक्सिस ज़रा याद रखिएगा, इस एक्सिस को हम डायमेंशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी 3 एक्सिस मौजूद हैं, 3 डायमेंशन मौजूद हैं। ये डायमेंशन क्या भला है भाई, इसको हम 3D कहते हैं, ठीक है। आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, ये पेपर है, ये मार्कर है। हमारी कायनात में जितनी चीज़ें हैं, हमारी कायनात में जितनी चीज़ें हैं सब की सब 3D हैं, 3D। और सारी की सारी चीज़ें पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं, मॉलिक्यूल्स से, एटम्स से, आइंस से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। ये सब भी 3D हैं। तो मतलब सभी 3D हैं। पार्टिकल्स की दुनिया में चले जाएं, सारे किस्म के पार्टिकल 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं। चीज़ों की तरफ आएँ, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, जो चीज़ है वो 3D है। अब ये 3D क्या है, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। इसका मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो भाई ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब आपको नज़र आ रहा है, तो क्या इसकी 3 डायमेंशन नहीं होंगी? क्या इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होगी? बिल्कुल, ये भी तो एक चीज़ है ना, ठीक है। और इसको कई नामों से हम बुलाते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 3D मतलब 3 डायमेंशंस, तो ये तो समझ में आ गया। तीनों डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 एक्सिस लेते हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस कहलाता है, एक वाई एक्सिस कहलाता है और एक जेड एक्सिस कहलाता है। समझ में आ रही है बात? एक्स एक्सिस जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस जो है वो नॉर्मली हम वर्टिकल इस तरह लेते हैं, ठीक है। और जेड एक्सिस जो है वो 3rd डायमेंशन कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई को आप एक्स एक्सिस ले लें, उसकी चौड़ाई को आप वाई एक्सिस ले लें, ठीक है, और उसकी मोटाई को, थिकनेस को आप जेड एक्सिस ले लें। तो इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि एक्स एक्सिस मैंने कहा है कि हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो डायमेंशन है ये एक्स एक्सिस कहलाएगी, एक्स एक्सिस कहलाएगी। अच्छा, ये जो डायमेंशन, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये जो डायमेंशन है ये वाली, ठीक है, बल्कि ये ले लेते हैं यार, ये एक्स एक्सिस कहलाएगी। ये जो डायमेंशन है ये वाई एक्सिस कहलाएगी। यानी कि लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई। ये बात याद रखिए कि इस क्यूब में अभी ये लंबाई और चौड़ाई समझाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। आपको अपने इमेजिन को यूज़ करना पड़ेगा कि मैं लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट हकीकत बात यह है कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी डायमेंशन को भी ले सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूब है, क्या इसकी लंबाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या चौड़ाई नहीं है? बिल्कुल है। तो लंबाई को मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, चौड़ाई को मैंने ये वाई एक्सिस का नाम दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मोटाई की तरफ। तो यहाँ पर आम तौर पर जो 3 एक्सिस बताए जाते हैं ना, वो ज़रा सुन लीजिए। 3 एक्सिस इस तरह से बताए जाते हैं। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, और जो तीसरी डायमेंशन है ये, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि इस तरह से तो
बात समझ में नहीं आती, लेकिन इसको एक्सप्रेस इस तरह से किया जाता है। तीसरा है z एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो कौन सा एक्सिस बचा, ये वाला एक्सिस बचा, ये z एक्सिस, इसको ले लेते हैं z एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस भी आ गए। ये क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए क्योंकि ये जो पार्टिकल हरकत कर रहे हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स ये जो हरकत कर रहे हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो इनकी कोई सिमत भी तो होगी ना। क्या ये x एक्सिस डायमेंशन में जा रहे हैं, या फिर ये y एक्सिस डायमेंशन में जा रहे हैं, या फिर ये z एक्सिस डायमेंशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी x एक्सिस डायमेंशन जो है मॉलिक्यूल की सिर्फ x एक्सिस डायमेंशन ले रहे हैं हम। कौन सी डायमेंशन ले रहे हैं, x एक्सिस। ये बात जहन में रखिएगा। मॉलिक्यूल क्योंकि y एक्सिस डायमेंशन में भी जा रहा होगा ना मॉलिक्यूल, ये थोड़ी कि सिर्फ x एक्सिस डायमेंशन में जा रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल तो यहाँ भी जा रहा है, x एक्सिस में भी जा रहा है, y एक्सिस में भी जा रहा है, z एक्सिस में भी जा रहा है, तीनों दिशाओं में मुस्तकिल हरकत में है मॉलिक्यूल। लेकिन हम सिर्फ इसकी x एक्सिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की x एक्सिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं, y एक्सिस डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, z एक्सिस डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, आगे चल के करेंगे, ठीक है भाई। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे बतानी आपको ज़रूरी थी, नोट कर लिया इनको साइड में। अब आ जाइए यहाँ पर इसकी डेरिवेशन की तरफ। पहला स्टेप, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम का जो जनरल फार्मूला है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसे ही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर भी यही बात, यहाँ पर जो पार्टिकल हरकत कर रहा है, ठीक है, हम कह रहे हैं उसको सिर्फ हम उसका एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस में उसकी हरकत को डिस्कस करेंगे। किस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में उसकी हरकत को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो फिर ये वेलोसिटी जो है इसको हमें इसका एक्स एक्सिस सिर्फ लेना पड़ेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस, ये बात याद रखिएगा। वेलोसिटी जो है ये इसके भी 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है, वी एक्स भी होगा, वी वाई भी होगा, वी जेड भी होगा। आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी जो हम अपने डेरिवेशन का स्टार्ट ले रहे हैं वो सिर्फ वी एक्स से ले रहे हैं। वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, सिर्फ वी एक्स को ले रहे हैं, वी वाई की अभी बात नहीं कर रहे, वी जेड की अभी बात नहीं कर रहे, एंड में करेंगे, ठीक है। जब हमारे पार्टिकल की डायमेंशन एक्स एक्सिस है तो ऑटोमेटिकली उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है उसकी डायमेंशन भी एक्स एक्सिस हो जाती है, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मोमेंटम का फॉर्मूला है मास वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात कि ये जो क्यूब अभी मैंने बनाया था इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें सिर्फ अभी सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इस बॉक्स के अंदर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात अभी नहीं हो रही। तो किन की हम बात कर रहे हैं और किन की बात नहीं कर रहे, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि 3 डायमेंशंस जो हैं इस बॉक्स की, इस क्यूब की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सिर्फ इसमें एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। वो पार्टिकल इस डायमेंशन में हरकत कर रहा है, एक्स एक्सिस में। दूसरी बात, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो, उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे एग्जैक्टली, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो कहलाते हैं, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। यानी कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये 3 डायमेंशंस पर असरअंदाज हो रही है, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे भी। लेकिन हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी का सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कि वी वाई, वी जेड अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, आगे करेंगे। तीसरी बात जो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ वो क्या,
कि यहाँ पर हम जो सारे पार्टिकल्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। इन चीज़ों को नोट कर लें। आगे जब सिस्टम बढ़ेगा ना, जब ये सारे स्टेप्स आएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये अब कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। भाई ये चीज़ें जो अब छोड़ दी थी हमने, अभी तो हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, आगे जब हम करेंगे तो हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अभी तो हम एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की, आगे हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करेंगे। अभी तो हम वेलोसिटी के एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वी एक्स की, आगे हम वेलोसिटी के दो और कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वी वाई की भी बात करेंगे, वी जेड की भी बात करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं और आगे चल के उनको दोबारा हम देखेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्योंकि एक मॉलिक्यूल है इसलिए ये हो जाएगा V1, और क्योंकि एक एक्सिस है तो ये हो जाएगा V1x। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, V1x हो गई। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जा रहा है, आपस में टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल, और जो बॉक्स है, जो क्यूब है, उसके जो 6 फेसेस हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये जो 6 फेसेस हैं, इनसे भी ये मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं जाके। तो ये जो हमारा सिंगल मॉलिक्यूल है ये भी ऑब्वियस सी बात है टकराएगा। तो टकरा के होगा क्या, टकरा कर ये बाउंस बैक होगा। जो दीवार हमने सेलेक्ट की है ना, जो फेस हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने जो है वो साइड सेलेक्ट की है, याद है ना, बॉक्स मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, ABCDA, ABCDA, ये है एक साइड, ये है। तो एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। तो ये वाली साइड जो है वो ABCDA ये वाली है। अभी पूरा नहीं बना रहा मैं बॉक्स को, मैंने सिर्फ इतना ही बनाया। तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ आके इससे टकराएगा। ठीक है भाई। और यही पार्टिकल, यही मॉलिक्यूल टकराने के बाद वापस आएगा। अब वापस लाने के लिए मैं थोड़ा सा एरो को नीचे बना रहा हूँ, तो ये वापस आएगा। अब ये देखें, ये वापस आ रहा है, और वापस आने के बाद क्या कर रहा है, इस वाले फेस से टकरा रहा है। अब ये वाला फेस कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो, इस वाले फेस के अभी हम नाम नहीं बता रहे आपको, यही अभी एक फेस रख रहे हैं सिर्फ। तो ये इस फेस से जाके टकरा रहा है पार्टिकल, टकरा कर बाउंस बैक हो रहा है वापस। ये जो कोलाइजन हो रहा है इस पार्टिकल का, ठीक है, ये इलास्टिकली है। ठीक है, मीन्स नो चेंज इन एनर्जी। तो ये पार्टिकल जो है जाके इससे टकराया ABCDA से, और वापस आया और यहाँ टकराया इस वाले फेस से, और इससे टकरा कर ये दोबारा गया। तो इसका मतलब 2 चक्कर हो गए इस पार्टिकल के, 2 डिस्टेंस हो गए इस पार्टिकल की, 2 डिस्टेंस हो गए। एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, यानी कि इस फेस से लेके इस फेस तक, और दूसरा डिस्टेंस इस फेस से लेके इस फेस तक है। जो यहाँ से ये यहाँ आया और अब यहाँ से ये दोबारा यहाँ जा रहा है। मतलब ABCDA से इसने अपना सफ़र शुरू किया था। अब यहाँ से जो ये यहाँ तक आया है ना ABCDA तक, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, ये बात याद रहे। ठीक है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा। जो यहाँ से ये ABCDA से टकराया नहीं, ये जाके टकराया, और टकरा कर अब जो वापस आ रहा है यहाँ से मैं डिस्टेंस काउंट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से ये वापस आया, इस वाली वॉल से टकराया, यानी कि इस साइड और इस फेस से टकराया, और टकरा कर ये वापस दोबारा यहाँ पर आ गया। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, डायमेंशन भी चेंज नहीं हुई, ये ऊपर से नीचे भी नहीं आया है। तो मेरी मजबूरी है ना, मैं नीचे करके बता रहा हूँ, वरना ये हुआ तो ये कि यहाँ से यूँ गया है, यूँ आया है, और दोबारा यहाँ गया है। इसकी डायमेंशन ज़रा सी भी नहीं बदली है, ये बात जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया भाई। तो अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो मोमेंटम जाते हुए भी होगा, ठीक है, और मोमेंटम वापस आते हुए भी होगा। अब ये 2 किस्म के मोमेंटम होंगे। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट करना है, तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम भी है, ठीक है, और आपके पास फाइनल मोमेंटम भी है। 2 किस्म के मोमेंटम हैं आपके पास। तो अगर आप चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, ये रहा mv1x माइनस, और फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, वो भी आपके पास mv1x होगा, लेकिन ये भी माइनस में होगा। दो मोमेंटम हो गए, एक जाने वाला यहाँ से यहाँ आने वाला और यहाँ से यहाँ जाने वाला, ये दो मोमेंटम हो गए। एक पॉजिटिव मोमेंटम, दूसरा नेगेटिव मोमेंटम। ये दूसरे वाले मोमेंटम को नेगेटिव क्यों रखा है, ये रिवर्स डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल जब यहाँ आता है और यहीं से टकरा कर दोबारा वापस जाता है, तो ये जो इसकी रिवर्स डायरेक्शन है, इस रिवर्स डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए, ठीक है, हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो एक माइनस का साइन तो यहाँ पर ये लग गया, दूसरा माइनस का साइन कौन सा आ गया भाई, क्योंकि हमें चेंज निकालना है। चेंज आप जब ही निकाल सकते हैं जब आप इनिशियल में से फाइनल को निकालें या फाइनल में से इनिशियल को निकालें। समझ में आ गई बात। दोनों माइनस साइन मैंने आपको बता दिए, इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा mv1 प्लस mv1x। ठीक है भाई, डेल्टा p, और डेल्टा p इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1vx प्लस m1vx, तो ये हो जाएगा 2mv1x ये आ जाएगा आपके पास। चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ गया, चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ गया 2m1vx। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 जो है वो निमट गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि टाइम जो है वो भी बताइए। टाइम, स्टेप नंबर 2 आ गया। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2, चेंज इन टाइम। स्टेप नंबर 2 बोले तो टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम। अगर आपको एक फार्मूला याद हो, फिज़िक्स का एक छोटा सा फार्मूला है हमारे पास, कौन सा है, ये वाला है, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है जब आप 9 में थे, मैट्रिक में थे, फिज़िक्स नई नई पढ़नी शुरू की थी, तो ये फार्मूला वेलोसिटी का आपके पास आया था। एक तो दूसरा हमारे पास फार्मूला था Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये वाला जो है ना इक्वेशन वाला। एक ये वाला भी फार्मूला था कि वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस टाइम को अगर मैं यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू S अपॉन V। अब ये जो डिस्टेंस अभी आपने देखा कि वो पार्टिकल जो है वो ABCDA से जाके टकराया और ABCDA से टकरा कर बाउंस बैक हुआ, ये गया और टकरा कर वापस आया। ठीक है, तो ये आने जाने का जो डिस्टेंस है, तो ये S जो है ये भी डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस में है, क्यों, इसीलिए तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम जो है उसमें ये S जो है ये L के बराबर हो जाएगा और ये V इसी तरह, और उसके बाद L जो है यहाँ पर क्योंकि ये भी L है ये भी L है तो ये 2L हो जाएगा। और वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी को अभी हम चेंज कर चुके हैं कि वेलोसिटी ये जो है वो v1x ये वेलोसिटी होगी। तो देखें ये जनरल फार्मूला वेलोसिटी का जो है, इसी से मैंने टाइम को ये शक्ल दे दी, टाइम को ये शक्ल दे दी। डिस्टेंस को मैंने क्या शक्ल दे दी, L की। L से मैंने डिस्टेंस को क्या शक्ल दे दी, 2L की, क्योंकि आने जाने का सफ़र है ना मॉलिक्यूल के। और वेलोसिटी जो है वो v1x हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 2L भी हो गया हमारे पास। इस हिसाब से अब जो है वो क्या होगा कि डेल्टा T जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2L अपॉन v1x के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में स्टेप नंबर 2 भी आपका हो गया। स्टेप नंबर 2 आसान था, छोटा सा। तो इस तरह से आपने जो है वो
डेल्टा टी बराबर है 2L अपॉन वी एक्स निकाल दिया। ठीक है भाई, डेल्टा टी भी आपने फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बोल रहा है फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल F1, ये फाइंड आउट करना है। फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल F1, ये स्टेप। तो ये आपको फाइंड आउट करनी है फोर्स, ये फोर्स जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फोर्स अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ जो है आपको याद है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला था फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। और जो थर्ड लॉ है न्यूटन का वो तो सबसे आसान ही है ना भाई, एक्शन का रिएक्शन है। तो ये दोनों लॉ जो है यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है और टकरा कर वापस आ रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो यही तो कहता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई फोर्स लगेगी, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो पार्टिकल जाके इस फेस को क्यूब के, इस वॉल को क्यूब के जाके हिट कर रहा है, उससे टकरा रहा है, तो ये जो पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा तो वॉल जो है वो भी उतनी ही फोर्स बैक में लगाएगी। क्यूब की जो वॉल है, जो फेस है ABCDA, ये भी उतनी ही फोर्स लगाएगी जितना फोर्स जो है वो पार्टिकल लगाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो थर्ड लॉ आ जाता है, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, और सेकंड लॉ जो है ये भी आ जाता है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम है। ये जो F इज इक्वल टू एम है इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है F इज इक्वल टू एम ए, ये चेंज हो जाएगा। F इज इक्वल टू एम ए जो है ये चेंज हो जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा P और डेल्टा T में, डेल्टा P और डेल्टा T में। ठीक है भाई, डेल्टा P और डेल्टा T में ये इस तरह चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको बोलते क्या है हम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले आपने मोमेंटम फाइंड आउट किया था, पहले आपने मोमेंटम फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था स्टेप नंबर 1 में, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P। अब जो है आप रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट नहीं करेंगे आप फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये बिल्कुल यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाला गया है। यानी कि ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है कि फोर्स बराबर है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये इसी फार्मूले से निकाला गया है। यहाँ सिर्फ बता मैं आपको यही रहा हूँ कि इसी फार्मूले से ये निकाला गया है। कैसे निकाला गया है अब ये मैं तफसील नहीं बता सकता, वरना पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी। बहरहाल पेरेंट फार्मूलाज ही होते हैं जिनमें रद्दोबदल आगे किया जाता है। तो ये फार्मूला है जिससे ये शक्ल दी गई है, और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब भी रेट की बात आती है आप याद रख लीजिए टाइम की बात आती है, और चेंज ऑफ मोमेंटम तो आपको पता है कि अभी हम निकाल ही चुके हैं, अभी निकाला है ना स्टेप नंबर 1 में चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ गई बात। तो जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रेट के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम हम स्टेप नंबर 2 में निकाल चुके हैं, और आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम स्टेप नंबर 1 में निकाल चुके हैं, दोनों चीज़ें आ गई। तो अब आप जो है फोर्स वाले फार्मूले में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
ठीक है भाई। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस हम करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होगा। इन सारी चीज़ों को क्योंकि यूज़ किया गया है इसलिए इनका हवाला मैंने आपको दे दिया है। आप तो इजीली जो है वो सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, F=ma, एक्शन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल छोड़ के अभी सिर्फ इस पे ध्यान दें कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें क्या रद्दो बदल होगा, याद कीजिए, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर था, कुछ याद आ रहा है? चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट स्टेप निकालें तो आपको याद होगा ये है 2mv1x के बराबर है, ऐसी बात है। और ये जो हमारे पास डेल्टा टी टाइम है, आपको ये याद है ये किसके बराबर है? यहाँ पर मैं साइड में लिख भी देता हूँ, डेल्टा पी जो है ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेल्टा पी फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था, ये किसके बराबर है? 2mv1x के। और डेल्टा टी जो स्टेप 2 में हमने निकाला था वो किसके बराबर है? 2l/v1x। तो इन्हीं को बारी बारी हम यहाँ पर रखेंगे, इन्हीं को बारी बारी हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, F1 कर दें इसको। तो डेल्टा पी की जगह पर ये आ गया, डेल्टा टी की जगह पर क्या आएगा? 2l/v1x। बस अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैं इधर इसको मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहीं पे इसको मैं कर लेता हूँ इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी। अब ये जो पोर्शन है ये नीचे वाला 2l/v1x, यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए भाई, अगर नहीं है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए 15-16 पार्ट बनाए हैं मैंने, अपनी बुनियाद अच्छी कीजिए मैथमेटिक्स की। तो इसको मैं रिवर्स पोजीशन दे सकता हूँ, ये ऊपर आके इसके साथ आ सकता है। 2l/v1x इस 2mv1x के साथ आ सकता है, लेकिन इसके लिए दो काम होंगे। एक तो 2mv1x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन होगा, जिस ये 2l/v1x को जो आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर ले जाते हुए ये v1x जो है ये इसकी जगह आ जाएगा 2l की जगह पर, और ये 2l जो है v1x की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v1x/2l। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर आप देखें ये है हमारे पास mv1x और v1x, तो v1x और v1x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा v² v1x² m2/2l इज इक्वल टू F1। ठीक है भाई, इज इक्वल टू F1। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास F1 जो है आ जाएगा mv² v1x/l। ये क्या आ गया आपके पास? फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑन ABCA, फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑन ABCDA। ठीक है भाई, तो ये तीसरा स्टेप भी आपका हो गया जो थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल F1 भी आपने फाइंड आउट करनी। सर आप इतने मज़े से कह रहे हैं थोड़ा मुश्किल था, हमसे तो पूछें ज़रा ये कितना मुश्किल था हैं? भाई मुश्किल तो होगा ना यार, डॉक्टर आपने बनना है, इंजीनियर आपने बनना है, कमीशन ऑफिसर आपने बनना है, ठीक है ना। मैंने थोड़ी ना बनना, मैंने तो टीचर ही बनना था, मैं बन गया, वो भी सही तो नहीं बना बस। काफ़ी लोग तो मुझे कहते हैं कि आप तो टीचर ही नहीं है। भाई आपको किसने कहा? मैंने कहा यार वाकई टीचर तो नहीं, टीचर तो बड़े अजीम लोग होते हैं, मैं कहाँ से टीचर हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 जल्दबाजी का काम नहीं है, ये है फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स।
अब थोड़ा सा काम आपका मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपका क्या करना है आपको, क्योंकि आपने फोर्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिया, अब फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल अगर F1 है तो दूसरा मॉलिक्यूल F2 होगा, तीसरा मॉलिक्यूल F3 होगा, डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा Fn, और इसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में F। तो ये आपको चाहिए फोर्स बराबर है सारे मॉलिक्यूल्स की। यार देखो फोर्स लेनी है ना, तो आप एक मॉलिक्यूल को जब उसकी फोर्स को आप F1 का नाम दे रहे हो तो भाई दूसरा F2 होगा, तीसरा F3 होगा, डॉट 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 Fn। अच्छा, इस तरह से हम जो फोर्स निकाल रहे हैं ये बात ध्यान में रखना है कि ये आप एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फोर्स आप निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट फोर्स नहीं निकाल रहे, बल्कि उन सारी फोर्सेस का आप क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। क्योंकि फोर्स जो है वो कम ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, उसके पीछे कई वजूहात हैं, इसलिए एवरेज लिया जाता है। ठीक है, अगर अब आपको याद हो तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, फोर्स किसके बराबर था, कुछ याद आ रहा है? ये था भाई mv1x स्क्वायर अपॉन एल के। तो F1 की जगह पे ये आ गया, प्लस ये क्या होगा mv2x स्क्वायर अपॉन एल, ये क्या होगा mv3x स्क्वायर अपॉन एल। Fn के लिए क्या होगा mvnx स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है भाई, तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल। अब प्रेशर की तरफ चलते हैं, प्रेशर अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5, इसमें क्या है हमारे पास, ये प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन A। एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरिया आपको पता है कि एरिया जो है वो इसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्योंकि यहाँ पर लेंथ हमारे पास है, ब्रेड्थ तो है ही नहीं, इसलिए ये L मल्टीप्लाई बाय L, और A इज़ इक्वल टू L स्क्वायर हो जाएगा, और इस L को हम कैपिटल L से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी मुनासबत से ये A की जगह पर आ जाएगा L स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जो फोर्स अभी आपने फाइंड आउट की थी उसको आपने यहाँ पर रखना है, लेकिन ज़रा एहतियात से। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है आपने, ये काम थोड़ा सा एहतियात से करना है। तो ये प्रेशर बराबर, अच्छा F के साथ क्या था हमारे पास, F जो हमने फाइंड आउट किया था, और ब्रैकेट में रखना है उसको, m1vx स्क्वायर अपॉन L प्लस mv1x और mv2x स्क्वायर अपॉन L प्लस mv3x स्क्वायर अपॉन L प्लस mvnx स्क्वायर अपॉन L। ठीक है भाई, ये हो गया, ये फोर्स की जगह पर आया है सब कुछ। अब इसके नीचे क्या है, फोर्स के नीचे डिवाइड का साइन है, तो ये डिवाइड का साइन आ गया, और इसके नीचे ये L स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, अब इस L स्क्वायर को आपको ऊपर लेके जाना है, लेकिन ऊपर ले जाने से पहले ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म है ये ऑलरेडी डिवीज़न में है, ये डबल डिवीज़न है। हर लेटर के नीचे, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इस L स्क्वायर के नीचे भी 1 मौजूद है।
तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो काम होंगे। एक तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि ये 1 जो है वो L स्क्वायर की जगह लेगा और L स्क्वायर 1 की जगह लेगा। ऐसे यहाँ जाते हुए रिवर्स हो जाएगा ये। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 1/L स्क्वायर, और इसको इसके साथ लिख देता हूँ ऐसे। ये देखें mv1x स्क्वायर अपॉन L, ब्रैकेट लगा हुआ, mv2x स्क्वायर अपॉन L प्लस mv3x स्क्वायर अपॉन L प्लस mvnx स्क्वायर अपॉन L। ये ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज हो, ठीक है भाई। अब ये 1/L स्क्वायर है और ये भी सब फ्रैक्शन में ही मौजूद है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वालों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये L स्क्वायर जो है वो बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। L स्क्वायर इस L से मल्टीप्लाई होगा, यही L स्क्वायर इस L से मल्टीप्लाई होगा, यही L स्क्वायर इस L से मल्टीप्लाई होगा, यही L स्क्वायर इस L से मल्टीप्लाई होगा। देखें अब दोबारा लिखना मेरे लिए थोड़ा तकलीफ दे हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अब डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये L स्क्वायर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि लिख देता हूँ यार, क्यों परेशान हो रहा हूँ। इतना सब कुछ लिखा है तो इसको लिखने में क्या परेशान है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा विद इन ब्रैकेट mv1x और ये हो जाएगा L क्यूब, ठीक है। L स्क्वायर L से मल्टीप्लाई होगा तो L क्यूब हो जाएगा mv1 स्क्वायर L क्यूब, ये 2 है, और ये mv3x स्क्वायर L क्यूब, और ये mvnx स्क्वायर अपॉन L क्यूब, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब मैथमेटिकल टर्म है एक जिसको हम कहते हैं कॉमन लेना। आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है, m/L क्यूब। m/L क्यूब, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस vnx स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई। ये क्या आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू F/A। ये आपका स्टेप नंबर 5 हो गया। असल में प्रेशर फाइंड आउट नहीं किया आपने, अभी आपने प्रेशर का पहला स्टेप फाइंड आउट किया है। तो ये स्टेप नंबर 5 में ये प्रेशर को जो इन्वॉल्व किया है ना आपने, तो अभी ये इस तरह से आ गया। अच्छा भाई, अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 जो है आपका क्या कह रहा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है इसको मैं यहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। स्टेप नंबर कौन सा है, 6। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम से मतलब ये है कि आपने पूरे क्यूब की बात की है ना, तो क्यूब के अंदर तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पर और क्यूब जो है वो 10 क्यूबिक मीटर का भी हो सकता है, क्यूब जो है वो 5 क्यूबिक मीटर का भी हो सकता है, क्यूब जो है वो 2 क्यूबिक मीटर का भी हो सकता है, क्यूब जो है वो 20 क्यूबिक मीटर का भी हो सकता है। तो पूरे के पूरे क्यूब के अंदर, पूरे के पूरे क्यूब के वॉल्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं। उस पूरे स्पेस में से सिर्फ
यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम मतलब 1 क्यूबिक मीटर, पूरे के पूरे वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, क्यूब के पूरे वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, 1 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपका वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में है, ठीक है, और 20 क्यूबिक मीटर है वो, तो अगर मैं कहता हूँ यूनिट वॉल्यूम तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर की बात हो रही है बस। और अगर आपका वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर में है तो ये 20 क्यूबिक डेसीमीटर है मिसाल के तौर पर, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर की बात हो रही है। इसी को मैं कह रहा हूँ यूनिट वॉल्यूम, कि सिर्फ इस 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है, मैं वो फाइंड आउट करने जा रहा हूँ अभी। ये बात जहन में रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, जिसको NV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये स्टेप नंबर 6। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि NV क्या है। NV जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ NV, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम NV। तो और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पर फॉर्मूला इसका इस्तेमाल होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम आपको अगर फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको आप डिवाइड कर दें क्यूबिक डेसीमीटर पर, जिसको हम L3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L3 क्या है, 3 लेंथ है ना, मतलब वॉल्यूम है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर, क्यूबिक डेसीमीटर हो क्यूबिक मीटर हो, ये L के ऊपर जो क्यूब बना हुआ है ये पूरे के पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्यूब। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा L क्यूब को यहाँ ले आऊँ और NV को यहाँ ले आऊँ तो इसकी पोजीशन इस तरह से बनेगी, कुछ L क्यूब बराबर है N अपॉन NV, ठीक है। अब L क्यूब किसके बराबर है, NV के बराबर है। अब जो है मुझे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट N अपॉन NV एज L क्यूब। कौन सी वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। इससे पहले वाली इक्वेशन में जो स्टेप नंबर 5 में आपने ये प्रेशर वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया है ना, इसमें जो L क्यूब है इसकी जगह पर ये आ जाएगा N अपॉन NV। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय L क्यूब, तो L क्यूब को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये N अपॉन NV हो जाएगा। अब ये L क्यूब यहाँ पर मौजूद है प्रेशर वाले फॉर्मूले में, इसकी जगह पर अब ये आ जाएगा N अपॉन NV, ठीक है। अब मैं यहीं से ऊपर से ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, तो पहले से लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, L क्यूब जो है ये हो जाएगा क्या, कैपिटल N अपॉन NV, कैपिटल N अपॉन NV। अब ये नीचे वाला मिटाऊँ, कैपिटल N अपॉन NV। अब यहाँ पर वही देखें M अपॉन
एन अपॉन एन वी, ये डबल डिवीजन वाला मामला हो गया। तो वही सब कुछ होगा कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और एन वी एन की जगह लेगा और एन एन वी की जगह लेगा। तो ये हो जाएगा एन वी अपॉन कैपिटल एन वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वी एन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहाँ डॉट 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 लगाना भूल जाता हूँ, आपने ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, ये मुझसे मिस्टेक हो रही है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये डॉट 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 करके वी एन एक्स करना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर भी यही मामला होगा, डॉट 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 वी एन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इज इक्वल टू पी। अब ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एम एन वी। और ये n जो है ये आप इसके नीचे ले आए। अब यहाँ दो बड़े मेजर ब्रेकडाउन होंगे यहाँ पर, एक डेंसिटी वाला स्टेप नंबर 7 और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी वाला। अब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ज़रा यहाँ ध्यान रखिएगा। n जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर डॉट 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 और vn x स्क्वायर, और इसके नीचे ये आ गया ये n। ठीक है भाई। अगर आपको ये प्रेशर वाला फार्मूला याद हो, ठीक है, स्टेप नंबर 5 में स्टेप नंबर 5 में हमने जो प्रेशर वाला फार्मूला बनाया था, उसके शुरू में आपने इसको देखा था, ये m अपॉन एल क्यूब था ना, इसी की जगह पे एल क्यूब की जगह पर n अपॉन एन वी लेके आए थे ना हम, याद आया? ठीक है, तो ये असल में है क्या, क्योंकि इसको समझेंगे तो आपको ये स्टेप नंबर 7 डेंसिटी वाला समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 7 डेंसिटी आपको समझ में आ जाएगा। डेंसिटी जो है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस रो वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसी को हम ब्रेड्थ और हाइट को भी लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी L, ये भी L, ये भी L, और ये बन गया L क्यूब। तो इस V की जगह पर हम जो है वो L क्यूब रख सकते हैं, और M अपॉन L क्यूब की जगह पर ये डेंसिटी के सिंबल को रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर अब जो है स्टेप नंबर 6 जो आपका डेंसिटी का शुरू होगा, तो ये याद रखना है कि डेंसिटी कैसे शामिल हो रही है आपके इस प्रेशर वाले फॉर्मूले में, डेंसिटी कैसे शामिल हो रही है। ठीक है, ये आ गए यहाँ पर। अब हम स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 डेंसिटी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अगेन रेफरिंग स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 को आप रेफ़र करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर आपने प्रेशर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। और यहाँ पर क्या था? m अपॉन एल क्यूब, और यहाँ पर क्या था? v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn x स्क्वायर। और इसकी, और ये भी याद रखना है कि इस सब की जगह पर ये n भी आ गया था स्टेप नंबर 6 में, जो अभी हमने निकाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम में, ये n भी आ चुका था। तो इसकी जगह पर अब जो है क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा,
डेंसिटी v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx ठीक हो गया भाई। ये आपका स्टेप नंबर 7B निमट गया, जिसमें आपने डेंसिटी को भी जो है वो शामिल कर दिया। ये आ गया। ठीक है भाई, यहीं से स्टेप नंबर 8 जो है अब शुरू हो जाएगा। यहीं से स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या है? स्टेप नंबर 8 एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन x एक्सिस, इन x एक्सिस। ये है स्टेप। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v x बार स्क्वायर। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी एक्स बार स्क्वायर से। तो इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये जो पोर्शन है ना आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सारा का सारा जो है वो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि ये पोर्शन आपका एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इन सब के अंदर आपको स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। तो इसी मुनासबत से इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं कि ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx स्क्वायर is called average square velocity symbolically v एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? प्रेशर बराबर है डेंसिटी। ठीक है, और इसके साथ ये वी एक्स स्क्वायर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपका स्टेप नंबर 8B हो गया, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। ये लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो भी आप वेलोसिटी का एवरेज ले रहे हैं ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। अभी वाई एक्सिस डायरेक्शन रहती है, अभी जेड एक्सिस डायरेक्शन रहती है, सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन की बात हो रही है। इसीलिए वो क्लियरली कह रहा है स्टेप नंबर 8 के अंदर कि स्टेप नंबर 8 क्या है? ये स्टेप नंबर 8 एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है, जिसको इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वी स्क्वायर बार एक्स। ठीक है, और इसी वी स्क्वायर बार एक्स को इस पोर्शन की जगह पे हम लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ख़त्म। और ये आपके पास प्रेशर किसके बराबर है? डेंसिटी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस के बराबर हो गया, स्टेप नंबर 8। अब स्टेप नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन ऑल एक्सिस एक्स वाई जेड। स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन ऑल एक्सिस एक्स वाई जी। अब एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी आपने एक्स एक्सिस में निकाली थी, किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप? अच्छा, अगर हम तीनों एक्सिस की बात करेंगे, अब यहाँ ज़रा बुनियादी फ़र्क रखिएगा। ये जो है वी एक्स स्क्वायर और ये जो है वी वाई स्क्वायर,
और ये जो है वी जेड स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ठीक है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन जेड एक्सिस, और इन तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का जो सम होगा, सम ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, इसका जो सम होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ वी स्क्वायर बार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी स्क्वायर बार से। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो एक बात मैंने बता दी आपको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जो 3 डायमेंशंस हैं, इसके अंदर जो वेलोसिटी है उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका जो सम है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इससे। अब एक और टेक्निकल बात, जो एक्स एक्सिस डायमेंशन के अंदर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है ना, वो लगभग मिलती जुलती है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई एक्सिस एंड एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन जेड एक्सिस। समझ में आ रही है बात आपको? तो वी कैन से दैट ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। तो हमारे पास वी एक्स एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन जेड एक्सिस इक्वल टू। समझ में आ गई बात? तो अगर ये तकरीबन लगभग तीनों एक्सिस की वेलोसिटीज़ जो हैं उनका एवरेज जो है वो बराबर ही है, तो फिर हमें y और z लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये x ही काफ़ी है, सिर्फ ये x ही काफ़ी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन ऑल एक्सिस, ये इतना ही काफ़ी है बस। कितना? ये 3 वी एक्स स्क्वायर बार, 3 वी एक्स स्क्वायर बार इसी के बराबर है। अब ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये 3 क्यों आ गया? क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये देखो ये बराबर हैं वाई एक्सिस वाले भी, जेड एक्सिस वाले भी, तो मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, फिर ये वी एक्स स्क्वायर बराबर है वी एक्स स्क्वायर बराबर है वी एक्स स्क्वायर, बराबर हो गया ना। देखिए अब उसकी जगह पर मैं इसको ले आया, इसकी जगह पर मैं y और z की जगह पर वी एक्स ही ले आया, क्योंकि बराबर तो है। तो इसलिए अब ये वी एक्स क्योंकि 3 हो गए मेरे पास, इसलिए फिर मैंने इसको बताया कि भाई जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है इन ऑल एक्सिस वो वी एक्स एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तीन जो है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस के बराबर है। समझ में आ गई बात आपको? अब ज़रा इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये हमने एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जो अभी हमने निकाला था, आपको याद है इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे, स्टेप नंबर 8 के अंदर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हमने देखा था ये प्रेशर का फॉर्मूला था, ये हमारे पास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसकी जगह पर आ गया था ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स। और अब इसकी जगह पर स्टेप नंबर 9 जो है इसमें एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन ऑल एक्सिस की तरफ अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इस तरह से, प्रेशर बराबर हो जाएगा डेंसिटी 3 वी एक्स इसके, ठीक है भाई। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 3 एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इसके। अच्छा, यहाँ पर और ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जो एक्स में, जो कि तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हमने किससे बताया? ये रहा, इस सिंबल से, ये जो सिंबल। तो इसकी जगह पर अब ये आ जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा डेंसिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 वी स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी बात को, क्योंकि ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों की तीनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो इसका जो तीसरा हिस्सा होगा, इसका जो तीसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा गौर करें। ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस की वेलोसिटीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर हमने ये बताया कि भाई कि क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों की तीनों तकरीबन मिलती जुलती हैं, इसीलिए इन तीनों को हम वी एक्स से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वी एक्स तीनों का 3 वी एक्स हैं तो ये 3 वी एक्स हो जाएगा। और जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की, वो फिर 3 वी एक्स के बराबर हो गई। इस तरह से अब अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर अब इसमें क्योंकि हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 बाय 1, 1 बाय 1, तो अगर एक डायमेंशन की हम बात करते हैं, आपको एक जगह की अगर जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो फिर इसके लिए आप प्रेशर को बराबर करेंगे डेंसिटी, और ये हो जाएगा 1/3। इसको इस तरह से कर लें, 1/3, इसी तरह लिखा हुआ है ना, 1/3 ठीक है भाई। तो फाइनली स्टेप नंबर 9 के अंदर ये आपके पास जो है, ये आपकी इक्वेशन जो है यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर वो लगाना भूल गया, ये प्रेशर किसके बराबर है, थक गया यार, असल में बात ये है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरे ख्याल में पता नहीं काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई, लेकिन डेरिवेशन ही इतनी बड़ी थी, ठीक है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, इस वजह से मेरे सेंसेस जो है ना वो भी थोड़े से आगे पीछे हो गए। तो ये फाइनली आपका लास्ट स्टेप है, और ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपके पास जो है प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 के अंदर हम एक और डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन ये तो 9 स्टेप्स के अंदर आपकी ये जो है वो फाइंड आउट हो गई, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।